ओके, चलो बच्चों, लास्ट क्लास में काफी कुछ डायपोल से रिलेटेड चीजें पढ़ ली थी अपन ने, और आज अपन अब उसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, ये सब देख चुके थे अपन। ठीक है, अब आज अपन स्टार्ट करते हैं आगे कि एक डायपोल का दूसरे डायपोल में फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ आइडिया दिया था लास्ट क्लास में, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। सपोज मेरे पास दो डायपोल है, दिस इज फर्स्ट डायपोल, और बिल्कुल उससे पैरेलल r डिस्टेंस पे दूसरा डायपोल रखा हुआ है। I have two dipoles which have dipole moment in the same direction and the dipole moment is P1 and P2. पहली चीज आपको इनके बीच में फोर्स क्या होगा बताना है। ठीक है, पहली चीज आपको बताना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स बिटवीन डायपोल्स। बताओ इन दो डायपोल के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे फोर्स कितना लगता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। इसको करने के लिए जो भी चाहिए वो आपको आता है। फोर्स बिटवीन डायपोल्स, दो डायपोल बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे r डिस्टेंस पे। फोर्स निकालना है इन दो डायपोल के बीच का। अगर कोई चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना होता है, तो एक तरीका होता है इस चार्ज की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को इनटू चार्ज कर दो। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स देता है। कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, जैसे कोई लार्ज प्लेट है, लार्ज प्लेट की वजह से पास में कोई चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर देंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या करेंगे, डायपोल के लिए क्या पढ़ा है अपन ने, करो। भाई मेरे पास रिप्लाई भी आ गया। ठीक है एमी, देखते। अच्छे से चेक कर लो, मुझे गलत दिख रहा है आपका आंसर, कुछ मिस्टेक है। हमें, हाँ अब ठीक दिख रहा है। चलो एक तो रिप्लाई भी आ गया मेरे पास, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से, सोचिए कैसे करें। सम्यक का भी जवाब आ गया, बहुत बढ़िया सम्यक। आपको एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते आती है, और ये भी पता है आपको कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल होता है तो उसमें फोर्स कितना लगता है। तो आप इन दोनों चीजों को यूज करो, कर लीजिए। और ये डायपोल की मैंने लेंथ दी नहीं है आपको, तो आप ये मान सकते हो ये शॉर्ट डायपोल है ना, शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल मतलब जब भी क्वेश्चन में अगर स्पेशली मेंशन नहीं करा जाए और डायपोल छोटे से दिखाया जाए, तो अपन शॉर्ट ही मान लेते, छोटे छोटे से डायपोल ऐसे मान लो। रचित गलत है। चलो अभी मैंने जस्ट आइडिया दिया कैसे करना है। आपको एक डायपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल में फोर्स क्या होता है वो भी आपको पता है। दोनों चीजों को यूज करो, निकालो आंसर। यस सोहम, साइन की गड़बड़, लेकिन इस P1 की वजह से P1 की एक्सेल पोजीशन पे दूसरा डायपोल है, तो एक्सेल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आप जानते हो कितनी होती है। किसी डायपोल की एक्सेल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड वो आती है 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब। तो ये एक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दूसरा डायपोल है, डायपोल पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है वो कैसे निकालते थे अपन।
वो लिखते थे अपन डायपोल मोमेंट इनटू उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज। तो इस डायपोल के डायरेक्शन में जाओगे तो आर बढ़ेगा, इसलिए इंटू डी बाई डी आर करना चाहिए मुझे, इंटू डी बाई डी आर कर देना चाहिए। तो P2 इंटू डी बाई डी आर करो 2k P1, आर की पावर -3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 इंटू आर की पावर -4, नीचे आर की पावर 3 था और न्यूमरेटर में आर की पावर -3, उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो बस ये आंसर हो जाएगा -6k P1 P2 अपॉन r टू द पावर 4, -6k P1 P2 अपॉन r टू द पावर 4, ये आ जाएगा इनके बीच का फोर्स। बहुत ही सिंपल। चलो अब इनका इंटरेक्शन एनर्जी भी पूछ सकता हूं मैं आपसे। इंटरेक्शन एनर्जी फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट में मैंने आपको यू पूछ लिया। इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू डायपोल, करो एक बार अटेम्प्ट करो जल्दी से। इंटरेक्शन एनर्जी पूछ ली, तीसरे पार्ट में मैं टॉर्क पूछ लूंगा। ठीक है, दोनों चीज निकालो, इंटरेक्शन एनर्जी और टॉर्क क्या लिखेंगे। ओके गोपाल, किसी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एनर्जी जो होती थी वो होती थी -p डॉट ई। तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और इसका इसमें डायपोल का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, पी वेक्टर और ई वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में, तो -pe हो जाएगा बस। तो pe कर देंगे तो 2k P1 P2 बाय r क्यूब आएगा। ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ये -p वेक्टर डॉट ई वेक्टर से निकाल रहा हूँ। p वेक्टर सेकंड का ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 ले रहा हूँ, ड्यू टू 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ले रहा हूँ। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा इंटरेक्शन एनर्जी, ये आ रहा है फॉर्मूला। और फिर टॉर्क, टॉर्क के लिए क्या पढ़ा था, डायपोल के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, तो डायपोल की लेंथ जो छोटी होती है, आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, -p क्रॉस ई होता है, तो टॉर्क हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, तो 0 आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अभी टॉर्क 0 आ रहा है। ठीक है, p वेक्टर डॉट p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर होता है टॉर्क, तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का सेम ही डायरेक्शन है, तो 0 हो जाएगा, है ना। 0 क्यों हो रहा है, yes, p vector is parallel to e vector, p2 vector is parallel to e1 vector, इसलिए टॉर्क 0। चलो, तो ये अपन ने इंटरेक्शन का फोर्स लिख दिया, एनर्जी लिख दी, सब चीज हो गई, है ना। अब जनरल सिचुएशन देख लेते हैं, ये तो स्पेसिफिक हो गई। एक इसका आंसर याद होना चाहिए आपको, एक और सिचुएशन देख लो, उसके आंसर भी याद ही रखना। ये एक डायपोल और इससे r डिस्टेंस पे दूसरा डायपोल जो रखा है वो इस तरह से रखा है। अब बताओ इनके बीच का फोर्स, टॉर्क और इंटरेक्शन एनर्जी क्या आएगी। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दो, समझो कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक डायपोल की डायरेक्शन तो ऐसी है, दूसरे डायपोल की डायरेक्शन आर के परपेंडिकुलर है। अब करिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इसलिए मानी है ना क्योंकि P2 इज वेरी स्मॉल। हाँ, जब अपन को टॉर्क लिखना हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, तो क्योंकि डायपोल बहुत छोटा होता है, तो डायपोल बहुत छोटा होने से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके सेंटर पे है वही मान के पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क लिख सकते हैं। और फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज यूज होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज देखना पड़ेगा आपको। चलिए, अब अगला क्वेश्चन दिया है मैंने, करिए। तीनों चीज निकालना है, फोर्स निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और टॉर्क निकालना है। ठीक है, और आपके लिए एक आंसर दे देता हूं इसका। इसका जो फोर्स आएगा पिछले केस जैसा नहीं आएगा, आंसर विल बी डिफरेंट, सेम फोर्स नहीं आएगा। ठीक, तो कुछ बच्चों का जवाब आया है, यस। अंशुल कुछ पूछ रहा है, आपके सामने जो लिखा हुआ है, ठीक है। अंशुल, जो भी मैंने लिखा है आपके सामने है।
चलो, कई बच्चों का फोर्स का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। फोर्स में बच्चों से मिस्टेक होने के चांस रहते बहुत, क्योंकि फोर्स में कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ना फोर्स का, उसमें पढ़ाया था मैंने आपको कि डायपोल की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज लिखो। डायपोल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज लिखो, है ना। ये चीज का बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अभी पता है इसमें बच्चे क्या करेंगे, P1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लिख देंगे। वो फिर से वही वाली है पिछली बार वाली, ई कितना था वो लिखा हुआ था 2kp बाय आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिख ली और डायपोल की डायरेक्शन ऊपर है, ये ध्यान नहीं देंगे, बस P2 इंटू ई का रेट ऑफ चेंज कर देंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि P2 इंटू ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज कर रहे हो तो आपका आंसर गलत है। इस तरह से जो आंसर आएगा वो गलत है। रीजन बिंग, क्योंकि P2 की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो आपको इस डायरेक्शन में जाने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज चाहिए वो लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ रही चीज? इस तरह से अगर कोई फोर्स लिख दे P2 इंटू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज तो आंसर विल बी रॉन्ग। ये चीज समझ में आ रही है ना? मैंने कुछ समझाया यहाँ पे, प्लीज बच्चे ध्यान दीजिए, सब प्लीज ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस डायपोल की वजह से लिखते हो और उसमें P2 का मल्टीप्लाई कर देते हो इसके रेट ऑफ चेंज में, तो आंसर रॉन्ग आएगा। रीजन बिंग कि P2 की डायरेक्शन इज अपवर्ड, तो आपको ऊपर जाने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज होना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। नाउ DE बाय DR इस डायरेक्शन में R जो है उसको चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज, तो ऐसे आंसर गलत आएगा। तो इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज लिखना बहुत डिफिकल्ट है, यहां से लिखने जाओगे तो मुश्किल पड़ेगी। इसलिए एक काम करते हैं, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। P2 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है कितनी होती है, P2 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, वो P2 के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, नीचे की तरफ होगी, और कितनी होती है, वो होती है K P2 बाय आर क्यूब। K P2 बाय आर क्यूब। ड्यू टू दिस P2 इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो। नाउ P1 की डायरेक्शन में अगर मूव करे तो R चेंज होगा, P1 की डायरेक्शन में मूव करे तो R चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड R के फंक्शन में पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ R। हेंस इस पे फोर्स लिखना आसान है। फोर्स ऑन P1, फोर्स ऑन P1 लिखना वो आसान है, वो हो जाएगा P1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का उसकी डायरेक्शन पे रेट ऑफ चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाने पर चेंज होगी तो R चेंज होगा, तो मुझे DE बाय DR लिखना चल जाएगा, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड डायपोल की वजह से है, तो ये हो जाएगा P1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड डायपोल की कितनी थी, K P2 बाय आर क्यूब। डिफरेंशिएट करो तो K P2 इंटू -3 R⁻⁻4 आएगा, तो ये फिर से आ गया मेरे पास -3 K P1 P2 बाय R⁻4। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उल्टा फोर्स है। यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, माइनस साइन की डायरेक्शन यहाँ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड। आर यहाँ पे कम है इस लोकेशन पे, एक मिस्टेक हो रही है उसमें, देखो डायपोल की डायरेक्शन में आर कम होगा, तो दिस dr शुड बी नेगेटिव। यहाँ एक माइनस साइन लगाना चाहिए मुझे, तो वहां माइनस लगाने से यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा ना। हेंस फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इस तरफ फोर्स आएगा ऑन P1, और P1 पे इतना फोर्स, तो न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ से उल्टा फोर्स दूसरे पे लग जाएगा। फोर्स ऑन P2 जस्ट इसका अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस वेरी गुड सोहम, यस, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगी आपको कि डायपोल पे लगने वाला फोर्स जब हम निकालते हैं तो डायपोल की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज लिखते हैं। तो अगर मैं इस डायपोल पे फोर्स लिखने वाला था तो हम नहीं लिख पाते, मुश्किल आती है हमको, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें आर के फंक्शन में पता है।
और आर का चेंज होना मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस P2। तो हम डी बाई डी आर से लिख नहीं सकते थे यहाँ पे, ये चीज गलत थी, इस पे फोर्स लिखना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, तो इसकी वजह से उस पे फोर्स लिखे अपन ने, इस डायपोल की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आर पे डिपेंडेंट है, एंड दैट वेरिएबल इज इन द डायरेक्शन ऑफ P1। तो P1 into dE by dr, this will be the force, but डायपोल की डायरेक्शन में r जो है वो डिक्रीज होगा, डायपोल की डायरेक्शन में r डिक्रीज होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया। ये माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं मैं? बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल r इज डिक्रीजिंग, समझे? तो यहाँ के माइनस की वजह से फोर्स प्लस आएगा, और फोर्स का प्लस आना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, समझो अच्छे से, ठीक है? अभी जस्ट मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज सच दैट r इज डिक्रीजिंग, तो मुझे dr नेगेटिव लेना चाहिए था, dr नेगेटिव लेना चाहिए, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा दिया मैंने, तो वो बाहर प्लस कर रहा है। और आप लॉजिकली भी सोच सकते हो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ P1 एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ P1 आर लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कम है तो उससे फोर्स ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कम होगा, नेट में जो पॉजिटिव पे फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही फोर्स आना चाहिए, समझे बात? चलो, सहज मेरे से एक डाउट पूछ रहा है, did not understand how we got rate of change in direction of P1, because in the direction of P1 r variable is changing, P1 की डायरेक्शन में कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? r है ना, P1 की डायरेक्शन में डिस्टेंस r है जो चेंज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को r के साथ डिफरेंशिएट करोगे अगर, तो यू विल गेट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ r, ठीक है? ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें काफी चीज समझ में आती है। अब इसमें टॉर्क की बात करना है अपन को, टॉर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा इसके अंदर, टॉर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। अगर P2 पे देखो, ध्यान दो जरा, यहाँ पे P2 पे देखो, तो P2 का डायपोल मोमेंट ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों 90 डिग्री पे है ना। अगर P2 पे टॉर्क लिखोगे, टॉर्क ऑन P2 क्या लिखोगे? P क्रॉस E, so that torque is in this direction, torque on P2 है ना, P2 ऊपर, E वेक्टर इधर, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बेसिकली sin 90 है यहाँ पे, तो P2 इंटू ये कर देना, तो मैग्नीट्यूड आएगा 2K P1 P2 बाय R3। अब जरा टॉर्क ऑन P1 सोचो, P1 पे टॉर्क क्या आएगा ये सोचो, तो P1 की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो ऐसे नीचे की तरफ थी, K P2 बाय R3, और P2 की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी टॉर्क इनटू द प्लेन ही आ रहा है, यहाँ भी टॉर्क P1 पे इनटू द प्लेन ही आ रहा है, दिस इज टॉर्क ऑन P1 है ना, P1 क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अगेन इनटू द प्लेन, और कितना होगा मैग्नीट्यूड में? P1 इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आ रहा है K P1 P2 अपॉन R3, एंड बोथ ऑफ दिस टॉर्क्स आर इनटू द प्लेन, जो मैंने डायग्राम बनाया उस हिसाब से इनटू द प्लेन है, ठीक है? यस, वेदांत टॉर्क निकालने के लिए P क्रॉस E कराया अपन ने, बस P क्रॉस E सोचो, डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्रॉस प्रोडक्ट करो तो ये टॉर्क आएगा, वैसे यहाँ पे भी टॉर्क निकाला है, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंगली टॉर्क दोनों पे अलग अलग आ रहे हैं, दोनों पे टॉर्क अलग डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यहाँ पे, टॉर्क की डायरेक्शन दोनों पे ही सेम है, और दोनों पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, बिकॉज टॉर्क कोई ऐसा चीज थोड़ी है जो एक्शन रिएक्शन फोर्स जैसा है कि एक ने दूसरे पे जितना लगाया इसका उल्टा ही लगाएगा, टॉर्क में ऐसा कोई रूल थोड़ी होता, दैट्स व्हाई ये होना चलता है ना, बिकॉज टॉर्क के लिए कोई ऐसा न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ गलत बात नहीं है, टॉर्क ऐसा आ सकता है, इज इट क्लियर? चलो सभी बच्चे देख लीजिए, इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते फिर। अब एक क्वेश्चन हमें देखो, दोनों मैंने बताया, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं मैं, डायपोल
वन इज प्लेस लाइक दिस एंड उससे जनरल डिस्टेंस r पे जाके जनरल पोजीशन थीटा एंगल पे जो है उस पर जाके दूसरा डायपोल रखा है, यहां पर जाके दूसरा डायपोल रखा है ना। इस P1 डायपोल से r डिस्टेंस पे, P1 डायपोल से r डिस्टेंस पे, यार उतना अच्छा बना नहीं, इसको सही बनाता हूं मैं। P1 डायपोल से r डिस्टेंस पे जाकर दूसरा डायपोल रखा है। और दूसरा डायपोल कैसे रखा है, उसकी डायरेक्शन अभी मैं एक काम करता हूँ, उसकी डायरेक्शन सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लिसिटी क्या अपन टफ ही करेंगे चीजें, ऐसे एंगल पे देता हूँ, उसकी डायरेक्शन ऐसे एंगल पे, वो एंगल यहाँ अल्फा है, ये P2 है। तो P1 P2 किस तरह से रखे देखो अच्छे से। P1 इज प्लेस्ड हियर, उससे थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पे जाके दूसरा डायपोल है एंड दैट डायपोल इज आल्सो एट एन एंगल अल्फा विद दिस लाइन। अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा, फोर्स थोड़ा टफ हो जाएगा, ध्यान से करना उसको। फोर्स क्या होगा एंड इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, ये निकालना, फोर्स एंड इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। फोर्स एंड इंटरेक्शन एनर्जी एक हिंट दे देता हूं करने के लिए। डायपोल से कंपोनेंट लेके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, हमने याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस डायपोल की वजह से यहाँ लिखी थी, तो इस डायपोल के कंपोनेंट ले लिए थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी थी। अब वैसे ही फोर्स में कर लेना, इस डायपोल के कंपोनेंट ले लो और दोनों कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर फोर्स और फोर्स निकाल लेना इसके ऊपर और इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लेना, ऐसा कर लेना, ठीक है। चलो इट इज क्लियर, होमवर्क क्वेश्चन क्लियर, क्या करना है, इनके बीच में फोर्स निकालना है एंड इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है। और हिंट भी दे दी मैंने कि डायपोल वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके कंपोनेंट ले सकते हो, P1 cos थीटा, P1 sin थीटा, ऐसे दो कंपोनेंट ले लेना और वैसे P2 के दो कंपोनेंट ले लेना, उसके बाद दोनों के बीच का फोर्स कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। हर एक कंपोनेंट का दूसरे के हर कंपोनेंट पे फोर्स और इंटरेक्शन एनर्जी निकाल के एड अप कर देना, तो टोटल फोर्स टोटल इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी। चलो तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ा मैंने। तो डायपोल डायपोल का इंटरेक्शन कंप्लीट। अब आप डायपोल के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, मैंने होमवर्क में आपको पोटेंशियल का बिगनर बॉक्स भी दिए थे और वैसे तो सॉल्यूशन सेंड कर दिया आपको, और डीसीएस में भी आप डाउट पूछ सकते हो। स्टिल अगर कोई ऐसा लग रहा है क्वेश्चन जो गलत ही आंसर लग रहा हो आपको, है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आपको आंसर सबको ऐसा लग रहा हो कि गलत है, ऐसा कुछ है तो पूछ सकते हो अभी। पोटेंशियल में कुछ भी अगर डाउट लग रहा हो आपको, है ना, अपन आगे बढ़ने से पहले पुराना कुछ अगर डाउट पूछना है आपको तो यू कैन आस्क। बिगिनर बॉक्स तो करा होगा पोटेंशियल का आपने, यस। चलो बाकी डाउट सेशन में तो डाउट पूछ ही सकते हो, कोई डाउट नहीं है मतलब, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, है ना। अब ठीक है, अपना डायपोल भी कंप्लीट हो गया है, डायपोल का बिगिनर बॉक्स भी आपके लिए होमवर्क में। नेक्स्ट आप ऑर्डर में देखना, मॉड्यूल के अंदर डायपोल ही दिया हुआ है, उसका बिगिनर बॉक्स आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो वो करके लाना है आपको, कर लीजिएगा अगली क्लास तक। अब नेक्स्ट चीज अपन स्टार्ट करेंगे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स वर्ड इज यूज्ड बोथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में यूज करते हैं। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, हम जब भी फ्लक्स लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक साथ में बोलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपन ने मैग्नेटिज्म तो पढ़ा है नहीं, अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बात ही नहीं करी है, तो अभी लोग जनरली फ्लक्स लिखेंगे तो अपन को ये मान के चलना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात चल रही है। लेकिन जब अपन आगे पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बोथ आर वेरी सिमिलर, बहुत एक जैसे है दोनों, बिल्कुल एक एक 100% आइडेंटिकल बोल सकते हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस करना है ना। तो अभी अपन जो यहाँ पे पढ़ने वाले ना, ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना है। हाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के लिए साथ में ई लगा देते हैं। जनरली अपन फ्लक्स को 5 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में ई लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के लिए। पर इस चैप्टर में क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फाई भी यूज कर सकता हूं मैं,
How it is defined? It is the number of electric field lines crossing given area perpendicular to it. किसी एरिया के लिए फ्लक्स डिफाइन होता है. फ्लक्स जैसे वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, किस फोर्स का वर्क और कहां से कहां तक. वर्क फिजिकल क्वांटिटी को साथ में रिस्ट्रिक्शन है कि वर्क किसका है ये बताना पड़ेगा एंड कहां से कहां का ये बताना पड़ेगा. वैसे ही जो फ्लक्स फिजिकल क्वांटिटी है ये एक एरिया से रिलेटेड होती है, एक एरिया से रिलेटेड होती है. हम किसी एरिया से फ्लक्स निकालते हैं, तो किसी गिवन एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करते हैं जो उससे क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर टू इट. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर उससे क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फ्लक्स इज जस्ट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर है, पर ऐसा नहीं होगा कि डायमेंशनलेस होगा, बिकॉज हमने याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करा था फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था फ्लक्स डेंसिटी. हमने याद करो ऐसे बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिवाइड बाय एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ऐसे अपन ने डिफाइन करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को. किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है अगर फील्ड लाइन क्लोज है, किसी छोटे से एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करती है तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और अगर किसी एरिया से कम फील्ड लाइन जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है. तो क्योंकि हमने फ्लक्स ऑलरेडी नंबर ऑफ फील्ड लाइन को रिलेट कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, हेंस नाउ कई बार दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज नंबर है तो डायमेंशनलेस होगा, ऐसा नहीं है ना, बिकॉज हमने इससे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रखी है एंड दिस वोंट बी डायमेंशनलेस. क्या है, समझ में आ रही बात? यस, ओके, वेरी गुड. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी हमारी, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी. इससे देखो अपन फ्लक्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो हो जाएगा एरिया अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइन मिल जाएगी. हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो मिलना चाहिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट टाइम्स एरिया which is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एरिया अपन जो लिखते थे यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता था. तो इस एक्सप्रेशन से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए भी एक्सप्रेशन मिल गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करेंगे, बट दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ये एरिया को वेक्टर बना सकते हैं अपन. नंबर ऑफ कोर्स दिस इज अ स्केलर थिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी अ स्केलर. तो दो वेक्टर से एक स्केलर बनाना है, कैसे बना सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं अपन. और वैसे भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हम एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एरिया वेक्टर कहते हैं. अगर मेरे पास कोई स्पेस है, कोई रीजन है जिसमें एक एरिया है, इस एरिया में एक छोटा सा एरिया ये लिया मैंने और इसे मैंने वेक्टर बना दिया. इसका वेक्टर की डायरेक्शन we define area vector perpendicular to it. We define area vector perpendicular to the surface. तो यहां हमने एरिया वेक्टर डिफाइन कर दिया. दिस इज एरिया वेक्टर, इट इज डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एरिया वेक्टर को हमने सरफेस के परपेंडिकुलर डिफाइन करा, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस लोकेशन पे आपको पता थी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन की ई वेक्टर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इस डीए के साथ थीटा एंगल है. सो व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ दिस एरिया परपेंडिकुलर, व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ दिस एरिया परपेंडिकुलर. इस एरिया परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, ये डीए का इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपोनेंट होगा. अगर मैं डीए का इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपोनेंट ले लूं तो इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा, बिकॉज डीए वाज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मुझे एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए या इसके परपेंडिकुलर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग कंपोनेंट चाहिए. सो छोटा सा एरिया जो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट कैन बी रिटन एज कंपोनेंट
of dA along electric field, because dA वेक्टर जो है वो डिफाइन ही अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर करा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट मतलब एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? इस छोटे से एरिया का छोटा सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे अपन लिख सकते हैं, बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिया है और वो तो स्केलर होगा। हम आधा वो बात करेंगे अपन। चलो, मैंने अभी बात करी है कि एरिया परपेंडिकुलर किसी छोटे से एरिया का कैसे लिख सकते हैं। हम किसी छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर जो होता है वो डिफाइन करते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर होगा तो एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर मतलब एरिया के परपेंडिकुलर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा। तो DA परपेंडिकुलर इट शुड बी कंपोनेंट ऑफ DA अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझो पहले तो क्या लिखा है अपन ने। चलो, ये बच्चे मुझे बोल रहे क्लियर है? So this area for this small area अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो, इससे फ्लक्स निकालना हो, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एरिया से निकालना हो, तो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DA परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा DA cos थीटा। DA परपेंडिकुलर विल बी कंपोनेंट ऑफ DA अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हो जाना चाहिए DA इनटू cos थीटा। यहाँ DA इनटू cos थीटा लिखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट DA वेक्टर। यही डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हेंस छोटे से एरिया का अगर छोटा सा फ्लक्स लिख रहे तो छोटा सा फ्लक्स किसी एरिया से अपन लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। किसी छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स वो हो जाता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ऑल्दो ये मैंने आपको पूरा इसको समझाया कि कैसे आ गया हमारा ये, और आपको ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसका कोई ये जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। स्कूल में आप डायरेक्टली ये भी लिख दोगे ना तो चलेगा। आप डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे कि किसी स्मॉल एरिया से फ्लक्स जो होता है वो डिफाइन करते हैं E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इट इज ओके। ये इसका कोई जरूरत नहीं रहती स्कूल में लिखने की। तो आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट, इट डिफाइन एज फ्लक्स एंड द फ्लक्स बाय अ स्मॉल एरिया is defined as E vector dot DA vector, where E vector is electric field at that location, DA vector is small area vector. डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? बच्चे बोल रहे यस। तो ये बीच की डेफिनेशन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिर्फ स्कूल में जरूरत नहीं है ये सब लिखने की। ओके अब सर्वेश बोल रहा है एरिया की दो डायरेक्शन हो सकती है, कौन सी लेना चाहिए? तो आप डिसाइड कर लो। दो डायरेक्शन हो सकती है, किसी एक को प्लस मान लो दूसरे को माइनस मान लो, है ना? वो आप पे डिपेंड करता है किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। और हम जनरली अगर एसी सरफेसेस है जो क्लोज है तो उनमें एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेते हैं। क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास एक रूल होता है, फॉर क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब जो एक वॉल्यूम इनक्लोज कर रही है, जैसे कि एक स्फीयर बनाया मैंने, मान लो एक स्फीयर है हमारे पास, तो स्फीयर एक वॉल्यूम इनक्लोज करता है। यहाँ कहीं पे भी छोटा सा एरिया वेक्टर जो लेना होगा ना वो सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लेंगे। ठीक है, जब भी कोई सरफेस क्लोज है, जैसे कि एक क्यूब ले लिया आपने, क्यूब भी एक वॉल्यूम इनक्लोज करेगा। तो इस तरह की सरफेसेस जो एक वॉल्यूम इनक्लोज करती है उसमें एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये क्लोज सरफेसेस के लिए रूल है। बाकी कोई सरफेस अगर ओपन है उसके लिए कोई रूल नहीं हमारे पास, उसमें आपकी इच्छा किधर आपको एरिया वेक्टर लेना है, पर एक अगर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो तो अभी अपन ने बात करी कि हाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। और किसी छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a small area DA vector is d phi
ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो ये हमको मिल गया छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स। अब कोई बड़ा सा एरिया दे दिया आपको, उसके लिए फ्लक्स कैसे निकाले? तो अगेन इंटीग्रेशन का तरीका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको अपन ऐड कर सकते हैं। फॉर अ लार्ज एरिया वी कैन एड अप फ्लक्स। किसी बड़े एरिया से फ्लक्स चाहिए तो छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स ऐड कर दो। तो कोई बड़ा सा एरिया है सपोज आपके पास, इस तरह से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एरिया लो, हर छोटे से एरिया का फ्लक्स लिखो d फाई और उसको इंटीग्रेट करो। तो टोटल फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ d फाई का इंटीग्रेशन, d फाई विल बी e वेक्टर डॉट da वेक्टर। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन फ्लक्स थ्रू अ लार्जर एरिया। ये चीज समझ में आ रही है हाउ फ्लक्स इज बीइंग डिफाइंड? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करा है, एंड द मेन थिंग इन डेफिनेशन इज दिस एक्सप्रेशन। हमने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया या फ्लक्स डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, तो इसका हेल्प लेके बेसिकली फ्लक्स की डेफिनेशन याद आती है। तो अब किसी भी एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास एक्सप्रेशन है, अब आप किसी भी एरिया से फ्लक्स निकाल सकते हो, हम निकालेंगे। पर ये जो एक्सप्रेशन है इसे छोटा और आसान बना सकते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस में। कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये बहुत आसान हो जाता है, तो कुछ स्पेशल केसेस को पहले साथ में लिख रहे हैं, है ना? अच्छा, लिखने से पहले एक मिनट, फ्लक्स वेक्टर होगा कि स्केलर? ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यहाँ डॉट प्रोडक्ट करा है अपन ने, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों चीज हो सकती है। फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों चीज हो सकती है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है? पहले तो फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों चीज हो सकती है, लिख लो। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है ये समझ लो। अगर आपने एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही क्रॉस करके जा रही है, आपने इस एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन इधर ली है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो इसका मतलब फ्लक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब आपने जो डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इसका मतलब फ्लक्स पॉजिटिव है। यहां पर आपको फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा। जीरो फ्लक्स का मतलब क्या? कि आपने जो एरिया वेक्टर लिया है उसके या तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको क्रॉस करके जा ही नहीं रही है इसके परपेंडिकुलर, है ना? इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रही है, तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिफाइन करा था, परपेंडिकुलर टू इट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रही है, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। दिस इज मीनिंग ऑफ जीरो फ्लक्स। या ये हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी तो फ्लक्स भी नहीं होगा। तो दूसरी केस हो सकता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो किसी एरिया से अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या, जीरो है तो उसका मतलब क्या, अब नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या, ये भी समझते हैं। अगर किसी सरफेस से आपने डिसाइड करा कि ऊपर की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेने वाले हैं, ये आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ली और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डाउनवर्ड, तो आपने एरिया वेक्टर को अलग डायरेक्शन में ले लिया है, अपोजिट ले लिया है, दैट्स व्हाई यहाँ फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अब फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्लक्स इज ऑल्दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पर उसको भी अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव ले सकते हैं। दैट्स व्हाई फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कई बार डाउट आता है बच्चों को कि यार फ्लक्स तो एक नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तो इसका नेगेटिव का सेंस क्या? तो नेगेटिव का सेंस ये है कि आपने जो डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उससे अपोजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, इसलिए वहां फ्लक्स नेगेटिव हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? यस, ओके, वेरी गुड। तो फ्लक्स अपन ने डिफाइन करा, उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। स्केलर होता है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होता है ये अपन ने समझा। मैं अगला पॉइंट जीरो लिखाने वाला था, फिर मैंने देखा कि यहीं लिखा है तो इसी से समझ लेते।
फ्लक्स जीरो कब कब होता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो तो फ्लक्स जीरो होगा, या उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो तो फ्लक्स जीरो होगा। तो जीरो फ्लक्स जब भी हमको सरफेस ऐसी दिखेगी कि उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें फ्लक्स जीरो मिलेगा, है ना। जब भी हमारी सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फ्लक्स जीरो मिलेगा। चलो तीसरी चीज, अब यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, यूनिट फ्लक्स डिफाइन कैसे करा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट को वोल्ट पर मीटर भी बोलते थे, इट इज ऑल्सो वोल्ट पर मीटर, इट इज ऑल्सो वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर लिखोगे तो वोल्ट मीटर आ जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ज्यादा यूज करते हैं लोग फिजिक्स में, ऐसा ही कन्वेंशन दोनों ही सही है पर वोल्ट मीटर ज्यादा जगह देखेंगे आप। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, समझ में आ रहा है ये। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। डायमेंशंस निकाले, अगर डायमेंशंस निकाले बताओ डायमेंशंस क्या आना चाहिए इसकी, आप खुद कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन आपको पता है, एरिया के डायमेंशन पता है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है ना। चलो वेरी गुड वैभव, वैभव ने जवाब भी दे दिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी निकाल के बताइए डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। चलो वैभव सही है आपका, बाकी बच्चे भी निकाल के बताइए डायमेंशन क्या आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन हम जानते हैं, दैट इज फोर्स पर चार्ज, फोर्स की डायमेंशन पता है, चार्ज की पता है, वो रख दो इनटू एरिया की डायमेंशन कर दो। यस गोपाल, ठीक है सोहम वेदांत, चलिए वेरी गुड, काफी बच्चे मुझे सही से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये अपन ने कुछ फ्लक्स से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीजें देख ली है ना, और हमने इन सब डिस्कशन में ये भी बात करी थी कि फ्लक्स अपन ने पहले बात कर ली थी, किसी बड़े एरिया से जब फ्लक्स निकालना है तो छोटे छोटे फ्लक्स, छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स अपन एडअप कर देंगे, है ना। तो फ्लक्स कैन बी एल्जेब्रिकली एडेड, फ्लक्स कैन बी एल्जेब्रिकली एडेड। एक हाँ वेरी गुड, आंसर इसका आ जाएगा एम एल क्यूब टी टू द पावर -3 ए -1, एम एल क्यूब टी टू द पावर -3 ए -1। चलो डायमेंशन लिखने के बाद एक्चुअली लिख लेना फ्लक्स कैन बी एल्जेब्रिकली एडेड, फ्लक्स कैन बी एल्जेब्रिकली एडेड, क्योंकि किसी एरिया से पॉजिटिव किसी से नेगेटिव दोनों का मिलकर टोटल फ्लक्स दोनों का एडिशन कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते ना, अभी हमने फ्लक्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए, फ्लक्स स्केलर होता है, ये सारी चीजें लिख ली। अब मैं बात कर रहा था कि फ्लक्स निकालते कैसे। फ्लक्स निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, हर बार इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ केसेस बहुत आसान हो जाते हैं। तो क्या केसेस आसान होते हैं वो देखते हैं अपन। तो एक स्पेशल केस देखते हैं अपन पहले, तो फ्लक्स थ्रू प्लेन एरिया ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट कर रहे हैं अपन विद सिंपल केसेस। तो जनरल फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, बट अपन पहले सबसे आसान केस को ले रहे हैं। सबसे आसान केस होता है कि फ्लक्स निकालना हो प्लेन एरिया से और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हैं क्या होती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेन एरिया, प्लेन एरिया का मतलब क्या बताओ, प्लेन एरिया का मतलब क्या समझोगे, कोई भी जल्दी से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेन एरिया, एरिया इन अ प्लेन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डायरेक्शन ऑफ डी इज सेम, वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। सो इफ आई हैव एन एरिया जो एक प्लेन में है उसको प्लेन एरिया बोल देते हैं, सिंपल सी बात। तो अगर मेरे पास एरिया कुछ इस तरह का है जिसमें कर्वेचर नहीं है,
तो दिस इज अ प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया अच्छे से डिफाइन करने का तरीका ये होगा कि इसमें हर जगह पे छोटा छोटा मैं डीए वेक्टर की डायरेक्शन देखूंगा तो हर लोकेशन पे एग्जैक्टली सेम आएगी। एट एवरी लोकेशन डीए वेक्टर इज सेम डायरेक्शन, एट एवरी लोकेशन डीए वेक्टर इज सेम डायरेक्शन, एट एवरी लोकेशन डीए वेक्टर इज सेम डायरेक्शन। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, हर जगह डीए वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अब हाँ बोलो, किसी को कुछ बोलना है? चलो शायद जल्दी से बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब मुझे इससे अगर फ्लक्स निकालना है तो इस एरिया को छोटे छोटे एरिया में तोड़ूंगा मैं, और हर छोटे एरिया का जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो हमारी डेफिनेशन होती है ई वेक्टर उस लोकेशन पे डॉट डीएस वेक्टर या डी ए वेक्टर। कभी कभी कुछ किताबों में डीएस से भी एरिया लिखते हैं, मैंने डीए लिखा है, मैं ही कई जगह पे डीएस लिखूंगा, है ना, तो वो दोनों चीज यूज करते हैं कभी कभी हम। टोटल फ्लक्स शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, how dot product is defined, magnitude of electric field, magnitude of area into cos theta। E हर जगह सेम है, cos थीटा भी हर जगह सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हर लोकेशन पे सेम है, एरिया वेक्टर भी हर लोकेशन पे सेम है, तो दोनों का एंगल भी हर लोकेशन पे सेम आएगा। दे बोथ आर कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, अंदर बचा डीए। डीए छोटे से एरिया का मैग्नीट्यूड था, उसका इंटीग्रेशन पूरे एरिया का मैग्नीट्यूड, तो इसका कंप्लीट एरिया मान लो ए था, तो ये इंटीग्रेशन डीए शुड बी ए, तो ये हो रहा है मेरे पास ई ए कॉस थीटा। बहुत आसान सी चीज आ गई। ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे एरिया का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल देख लो। एक तरह से मैंने ई वेक्टर डॉट कंप्लीट एरिया वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। एक तरह से हमने करा है कि पूरे एरिया का एक वेक्टर ले लो, बिकॉज हर जगह एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो कंप्लीट एरिया वेक्टर ले लो और पूरे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म थी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इसमें डॉट प्रोडक्ट करके आंसर दे दो। So this is how flux can be calculated from a plane area. Very easy. प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालना बहुत आसान। Is it understood? क्या है, समझ में आ रहा है? चलो गगनदीप बोल रहा है यस, ओके वेरी गुड। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो क्वेश्चन, आई हैव अ लार्ज प्लेट, इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी। मेरे पास एक लार्ज प्लेट है जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी। इस प्लेट के सामने मैंने एक एरिया लिया जिसका साइड लेंथ एल है और ये पैरेलल है प्लेट के। बताओ इससे फ्लक्स क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट बताओ। आई हैव अ लार्ज प्लेट जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, उसके सामने एक एरिया है, एरिया कैसा है मैंने दिखाया है, इट इज पैरेलल टू प्लेट, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, करो। वेरी गुड ईशान, वेरी गुड गगनदीप। चलो काफी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है 4i न्यूटन पर कूलम, एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है 4i न्यूटन पर कूलम, ठीक है। स्पेस में एक क्यूब दिखा रहा हूं मैं आपको, स्पेस में क्यूब है
मान लीजिए क्यूब है साइड लेंथ ए का, इस पेज में मैंने क्यूब दिखाया है साइड लेंथ ए का, इसके वर्टेक्स के नाम दे देता हूं मैं क्यूब के। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन जिसे मैंने ए बोला, ये बी, ये सी, ये डी, और ऊपर जाएंगे तो ई, एफ, जी और एच। मैंने क्यूब दिखाया है, ये क्यूब एक वॉल्यूम इंक्लोज कर रहा है, क्यूब की साइड लेंथ ए है, पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 4i। क्यूब के हर पेज से आपको फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब। करो। अब पहला क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं भाई। प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होनी चाहिए, एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, उसके सामने कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास एक सरफेस है जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये हमारे एरिया की भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, बिकॉज ये एरिया हमारी प्लेट के पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर ही क्रॉस कर रही है, एरिया इज एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस शुड बी द आंसर। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हर फेज से फ्लक्स निकालना, करो। चलो एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने। साइड ऑफ क्यू ए, साइड ऑफ क्यू मैंने दिखाई है यहाँ पर ए। वेरी गुड अथर्व। शांतनु गलत है। बुराउद्दीन डायरेक्शन का ध्यान रखिए। तो हम डायरेक्शन का ध्यान रखो। कुशाग्र नहीं, गलत है आपका आंसर। अनिश मैग्नीट्यूड ठीक है आपका, बाकी डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते आप। यस, अब बुरहाउद्दीन सही है। एंड फ्लक्स स्केलर है, आई कैप वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स स्केलर होता है। चलो क्यूब वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, वो आई कैप में दिए, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अगर हर सरफेस पे, और कांस्टेंट पे देखो, हर सरफेस पे देखिए, जैसे टॉप सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखेगी, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखेगी, बॉटम सरफेस पे इधर, ये बैक वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है ना, इस फ्रंट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दिखेगी। कई सारी सरफेसेस का नॉर्मल एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो टॉप सरफेस है, इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर आएगा। जो बॉटम सरफेस है, इसका नॉर्मल नीचे की तरफ आएगा। एंड नॉर्मल टू सरफेसेस इन दिस काइंड ऑफ केसेस, जब क्लोज सरफेस बने, हम आउटवर्ड लेते हैं, सरफेस से बाहर की तरफ लेते हैं, ताकि अपने वॉल्यूम के अंदर नहीं बाहर नॉर्मल आए। तो ऊपर वाली सरफेस का नॉर्मल ऐसा, नीचे वाली सरफेस का नॉर्मल ऐसा। ये पीछे वाली सरफेस का नॉर्मल जो होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखाएंगे, और ये आगे वाली सरफेस का नॉर्मल ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। फ्रंट सरफेस का जेड एक्सिस के अलोंग, और उधर एक्स वाई प्लेन में माइनस जेड एक्सिस के अलोंग, ये सबके नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। अब नॉर्मल की डायरेक्शन देख के समझ में आ रहा है कि केवल दो सरफेसेस है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो इनसे फ्लक्स होगा। एक तो फ्लक्स होगा इस वाली सरफेस से, और एक होगा पीछे वाली सरफेस। देयर आर ओनली टू सरफेसेस जहां से फ्लक्स है, बाकी सबसे जीरो। फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस व्हिच इज बी सी जी एफ,
ये होना चाहिए एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड 4i, तो इट शुड बी 4a स्क्वायर। एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हो, एरिया इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपली एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हो। और जो पीछे वाली सरफेस होगी ना, ए डी एच ई, ए डी एच ई, इसका एरिया वेक्टर अपोजिट आएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एरिया वेक्टर पीछे, तो यहाँ प्लस होना चाहिए -4a स्क्वायर एंड रेस्ट 0, बाकी सबसे 0। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन में। आंसर शुड बी दिस। दो सरफेस से फ्लक्स होगा, बाकी सबसे 0 होगा। दो ही सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, बाकी सब में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है। तो दो में फ्लक्स ही आएगा, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से एक से फ्लक्स पॉजिटिव, एक से फ्लक्स नेगेटिव। समझो अच्छे से? कोई भी डाउट हो किसी को तो बताइए। देख लीजिए अच्छे से। इसमें किसी को कोई भी डाउट? क्यूब वाले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट? हमने फ्लक्स लिखा है थ्रू क्यूब, जिसके अंदर प्लेन या सरफेसेस है। प्लेन सरफेस में फ्लक्स होता है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से परपेंडिकुलर होगी, वो देख के कर सकते हैं। चलो, तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे रहे बच्चे मुझे। अगले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों दिया है, कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। तो यहाँ पे आंसर के लिए डॉट प्रोडक्ट कर दो। 10 इंटू 4 40, 3 इंटू -6 18, -5 इंटू 8 -40, तो यार -18, और यूनिट होती है वोल्ट मीटर। तो ये आंसर है -18 वोल्ट मीटर, सिंपल। ये आंसर इज -18 वोल्ट मीटर। बहुत बढ़िया। चलो, तो अपन ने देखा कि कैसे अपन प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट दे देते हैं, एरिया डायरेक्ट दे देते हैं। कभी कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फंक्शन दे देते हैं, एरिया अपन को सोचना पड़ता है, जिसे इस क्वेश्चन में सोचना पड़ा, है ना। कभी कभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको पता करना पड़ेगी, सिस्टम क्या है उस हिसाब से, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सोचना पड़ेगी। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह से दिया जा सकता है, या तो दोनों ही बिल्कुल दे दिया आपको, डायरेक्ट दे दी, या इलेक्ट्रिक फील्ड देके आपको एरिया खुद सोचने के लिए छोड़ दिया, है ना। तो ऐसा अलग अलग सिचुएशन मिल सकती है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज एक्स वाई जेड एक्सिस है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है a, 0, 0, यहाँ कोऑर्डिनेट है 0, a, 0, और यहाँ कोऑर्डिनेट है 0, 0, a, और स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है which is 4i plus 3j. Find flux through a triangle formed by connecting these 3 points. इस ट्रायंगल से फ्लक्स निकालो, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन मार्क। 3 पॉइंट दिखाए हैं, उनको जोड़ने से जो ट्रायंगल बनेगा उससे आपको फ्लक्स निकालना। करिए। आपको मैंने 3 पॉइंट दिखाए हैं, उनको जोड़ने से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल से फ्लक्स क्या होगा ये बताना। करो। बाकी क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, पुराने वाले। तो मेरे पास जवाब भी आ रहा है, 18 का आया है, देखते हैं। सम्यक का भी आया है, ठीक है, सम्यक देखते हैं। अब की बार आपको एरिया वेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, एरिया वेक्टर क्या है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पिछली बार एरिया वेक्टर डायरेक्टली दिया था,
अब एरिया वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है समय दिखते शांतनु गलत है, डायमेंशनली गलत है आपका तो। चलो ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया क्या होगा, ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इसकी साइड लेंथ क्या होगी, ये 0 0 a, ये a 0 0, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस √2 आने वाली है। द साइड लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी √2 है। द साइड लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी √2 है। और उसकी साइड लेंथ पता है, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड √2 ही आने वाली है। तो इसका एरिया आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस विल बी दिस √2 है और हाइट हाइट हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होती है, साइड लेंथ अगर √2 है तो उसका cos 30 कंपोनेंट होती है, तो √2 है cos 30, ये आएगा एरिया। तो ये √2 का 2 कैंसिल हो गया, cos 30 √3/2, तो √3/2 a²। पहले तो एरिया ये आएगा हमारे पास है ना। सबसे पहले तो एरिया सही से निकालना चाहिए, एरिया होगा √3/2 a²। इस एरिया में कई बार तो गड़बड़ होती है। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया क्या है वो देखा अपन ने। अब इस एरिया की डायरेक्शन क्या है वो सोचो। तो इस प्लेन के नॉर्मल में होगी, इस प्लेन के नॉर्मल में होगी है ना। अब प्लेन का नॉर्मल कैसे निकाले अपन, तो किसी भी प्लेन का नॉर्मल अगर चाहिए, आप उस प्लेन में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। दो वेक्टर उस प्लेन में चूज करो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट उसके नॉर्मल की डायरेक्शन दे देगा। टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उनके नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। तो इस प्लेन में कोई भी दो वेक्टर चूज करो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल की डायरेक्शन दे देगा। और शायद आपको पढ़ाया हो 11th क्लास में कि अगर मेरे पास ट्राइंगल की दो साइड जैसे वेक्टर पता है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया वेक्टर मिल जाता है ना। अगर मुझे ट्राइंगल की दो साइड जैसे वेक्टर पता है, मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया ये और कोई भी दूसरा रैंडम वेक्टर बना लो, जैसे ये कोई भी दो साइड को वेक्टर ले लो। ये एक वेक्टर है सपोज, क्या बोलते हैं अपन इसको, नाम दे देते हैं पॉइंट्स को ए बी सी। तो ए बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैंने बना दिया ए सी वेक्टर। ट्राइंगल की दो साइड ऐसे वेक्टर बताओ तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ ये आपको सीधा सीधा एरिया वेक्टर दे देता है। शायद 11 में पढ़ा हो आप, ट्राइंगल की दो साइड ऐसे वेक्टर बताओ तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करो, आपको सीधा सीधा एरिया वेक्टर मिलेगा। और अगर आपका पैरेललोग्राम हो तब हाफ नहीं करना है, आपको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को वेक्टर जैसा लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट करो, यू विल गेट एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, 11th में पढ़ाया था, भूल गए, कोई बात नहीं, अब याद रखना। ठीक है, तो मुझे एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो तो निकाल लिया था, पर डायरेक्शन के लिए फंस रहे थे अपन, तो डायरेक्शन के लिए ट्रिक ये लगा लेंगे अपन, है ना। अब एरिया वेक्टर किधर होगा सोचो। तो एरिया वेक्टर शुड बी दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर की डायरेक्शन में। ये वेक्टर क्या होगा, इट इज एजे माइनस ए आई, एजे माइनस ए आई क्रॉस ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 a, तो जाएगा ए के माइनस ए आई। ये हमारे दोनों वेक्टर्स आ गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करो, डायरेक्टली एरिया वेक्टर पूरा मिल जाएगा आपको। तो बाहर हाफ लगा दो, यू विल गेट कंप्लीट एरिया वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये एरिया वेक्टर आ गया, एरिया वेक्टर आ गया तो उसका तो कुछ नहीं बचा है, इलेक्ट्रिक के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। नाउ एरिया वेक्टर शुड बी हाफ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, आई जे के का ट्राइंगल बनाते हैं। पहले वेक्टर के कंपोनेंट एक हमारे पास -a, दूसरा जे में 0, तीसरा 0 है। सेकंड के कंपोनेंट ए में माइनस, आई में -a, जे में 0 और के में a। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो दिस एरिया वेक्टर शुड बी हाफ ऑफ, आई के साथ आएगा a² माइनस 0, जे के साथ आएगा 0 माइनस 0 प्लस a², और के साथ आएगा दिस इज 0 एंड दिस इज प्लस a²।
ये हमारे पास एरिया वेक्टर मिल रहा है। आई के साथ ए स्क्वायर माइनस 0, जे के साथ 0 प्लस ए स्क्वायर, के के साथ माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो ये ए वेक्टर आ गया, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दो, यू विल गेट प्लस। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 4 ए स्क्वायर और 3 ए स्क्वायर, तो आंसर हो गया 7 ए स्क्वायर बाय 2। दिस शुड बी आंसर। वेरी गुड। अंशुल बोल रहा है सर हमने उसके सेंट्रॉइड का वेक्टर ले ले तो, हाँ वो भी ले सकते हो, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन क्योंकि सिमेट्रिक है, यहाँ पर डाटा मैंने ऐसे दिया था कि सिमेट्रिक है, तीनों कोऑर्डिनेट जो थे वो आइडेंटिकल दिए थे, दिखने में एक जैसा था, तो इसके सेंटर से वेक्टर लेके भी अपना काम हो सकता था। पर जनरल सिचुएशन में क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो चल जाता कि सेंट्रॉइड का वेक्टर ले लेते आई के प्लस जे के प्लस के के, तो उससे चल जाता, पर जनरल भी हमें आना चाहिए, इसलिए हमें ये चीज भी ट्रिक पता होना चाहिए। चलो बताइए, इज दिस क्लियर? और मेरे पास एक डाउट आ रहा है, ऊपर जो एरिया निकाला उसका यूज क्या है? अरे अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना आसान पड़ रहा था तो मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर देता था, यूनिट प्रोडक्ट लिख देता साथ में, तो मुझे एरिया वेक्टर मिल जाता है ना। तो इसका यूज बस यही था कि अगर यूनिट वेक्टर निकालना आसान हो तो दिस इनटू यूनिट वेक्टर विल गिव यू एरिया वेक्टर। अब मैंने देखा वो यूनिट वेक्टर निकालने से अच्छा डायरेक्ट एरिया वेक्टर ही निकाल लो, तो फिर मैंने ये यूज कर लिया। ठीक है, चलो ओके। तो अपन ने एक और क्वेश्चन ये देखा, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस में देखो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी थी, यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कर दिया था क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चंस में होते तो फिजिक्स सिंपल है, बस उसमें मैथमेटिक्स बढ़ा देते, तो मैथमेटिक्स शुड बी स्ट्रांग। चलो, अब हमने प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालना सीख लिया। कभी कभी कर्व्ड एरिया का फ्लक्स भी ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस पे एक जैसे दे देते हैं, पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे देते हैं कि हर जगह मैग्नीट्यूड ओवर द एरिया सेम और एंगल भी सेम, तो आसान हो जाता है फ्लक्स निकालना। जैसे कुछ आसान केसेस देखते हैं अपन। सपोज आई हैव एन इनफाइनाइट रॉड जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इस इनफाइनाइट रॉड के आसपास मैंने आपको एक सिलिंड्रिकल एरिया दिया, मैंने आपको सिलिंड्रिकल एरिया दिया। इस सिलेंडर की मैंने रेडियस आपको बता दी r है, और इसकी लेंथ मैंने बता दी l है, एंड एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज ऑन द रॉड, रॉड ही सिलेंडर का एक्सिस है। इससे फ्लक्स निकालना है आपको, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। करिए, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। ऑल्दो यहाँ पर एरिया कर्व्ड है, स्टिल बहुत आसान हो जाएगा देखना यहाँ पर फ्लक्स निकालना। सिचुएशन ही कई बार ऐसी हो जाती है कि बिना अपन इंटीग्रेशन के फ्लक्स निकाल सकते हैं, जैसे ये उसका एक एग्जांपल है। करो, ठीक है खान, चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से। ठीक है, जवाब आ रहा है मेरे पास काफी बच्चों का। ओके, चलो मैं भी बता देता हूं। अगर इसे टॉप से देखे तो हमें रॉड तो एक पॉइंट जैसी दिखेगी, टॉप से देखे तो रॉड तो पॉइंट जैसी दिखेगी, और हमारा जो सिलेंडर था वो ऐसा दिखेगा, सर्कल। हमारा सिलेंडर यहाँ सर्कल दिख जाएगा अपन को। ठीक है, अब रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम तो जानते हैं ना, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पूरे कर्व्ड एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूं, इस रॉड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पूरे कर्व्ड एरिया के परपेंडिकुलर है हर लोकेशन पे।
तो किसी भी लोकेशन पे अगर छोटा सा यहाँ पे डीएस एरिया लूं, डी ए एरिया लूं, तो किसी भी लोकेशन पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ओवर द कर्व सरफेस। ओवर द कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया। व्हाट अबाउट दिस प्लेन सरफेसेस? द टॉप प्लेन सरफेस should have area vector in upward direction and electric field वहां पर तो ऑफकोर्स सिलेंडर की रेडियल डायरेक्शन में होगी, ऐसा हो गया। ऐसे ही बॉटम पे होगा। तो एक चीज तो साफ साफ समझ में आ रही है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होने से प्लस 0, नीचे वाली प्लेन सरफेस से प्लस 0 और कर्व सरफेस से प्लस बचेगा। कर्व सरफेस से फ्लक्स लिखने जाएंगे अगर तो छोटा सा फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट छोटा सा एरिया वेक्टर, ई का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ऐसे करते डॉट प्रोडक्ट अपन। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ई का मैग्नीट्यूड व्हिच विल बी 2k लैम्डा बाय r, एरिया का मैग्नीट्यूड व्हिच विल बी dA, और दोनों के बीच में एंगल देखो 0 दिख रहा है ना। अब कांस्टेंट बाहर ले लो, cos 0 पूरे सिलेंडर पे 0 आएगा, वो हमेशा ही 1 होगा। cos 0 हमेशा ही पूरे सिलेंडर पे 1, 2k लैम्डा बाय r पूरे सिलेंडर के लिए कांस्टेंट है। बाहर ले लो, अंदर बचा इंटीग्रेशन dA, dA छोटा सा कर्व सरफेस एरिया, उसका इंटीग्रेशन पूरा कर्व सरफेस एरिया, तो ये होना चाहिए 2k लैम्डा बाय r और पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई r l। तो ये सॉल्व कर दो, r से r मल्टीप्लाई होके कट गया तो 4 पाई k लैम्डा l, ये आंसर आ रहा है, इसका सिंपल आंसर आ रहा है। और k की वैल्यू डाल दो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो रहा है लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा इंटू एल अगर ध्यान दो तो इस सिलेंडर के अंदर का चार्ज, इस सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज है वो लैम्डा इंटू एल है। चलो, तो हमने एक रॉड की वजह से उसके आसपास सिलिंड्रिकल एरिया से फ्लक्स निकाला, एक रॉड की वजह से उसके आसपास सिलिंड्रिकल एरिया से फ्लक्स निकाला। ऑल्दो दिस एरिया वाज नॉट प्लेन, इसके जो प्लेन सरफेसेस है उससे फ्लक्स तो 0 हो गया। रीजन बीइंग इसके प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वहां परपेंडिकुलर है। यहाँ छोटा सा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो प्लेन सरफेस से प्लस 0, कर्व सरफेस की बात बची, कर्व सरफेस में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में, तो एरिया के अलाउंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में हर जगह एंगल 0, तो ये हमेशा 0 है cos 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कर्व सरफेस पे सेम मैग्नीट्यूड की है 2k लैम्डा बाय r, तो मैग्नीट्यूड भी कॉमन आ गया, अंदर dA बचा, dA का इंटीग्रेशन 2 पाई rl और सॉल्व करके आ गया। बताओ समझ में आ रहा है ये? इज दिस अंडरस्टूड? कई बच्चों के जवाब आ ही गए थे मेरे पास, वेरी गुड। और एक इंटरेस्टिंग चीज भी देखो, फाइनली फ्लक्स का जवाब क्या आया, फाइनली आंसर क्या आया देखो, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा इंटू एल क्या है, इस सिलेंडर के अंदर कितनी रॉड की हिस्सा है, रॉड का कितना हिस्सा इसके अंदर है, रॉड का कितना पोर्शन सिलेंडर के अंदर है, उस पर चार्ज है, द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ रहा है। तो गगनदीप बोल रहा है एलिमेंट नहीं ले सकते 2 पाई आर डी आर थीटा, एलिमेंट वगैरह भी ले सकते हो, पर क्यों ले, मतलब हम छोटा सा फ्लक्स लिख रहे हैं और उसमें हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कर्व सरफेस पे कांस्टेंट है, तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, एलिमेंट लेके भी करोगे तो सेम ही आएगा रिजल्ट। मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन जब आसान हो रहा है तो टफ क्यों बनाऊंगा, ठीक है। चलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब सबको क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी मैंने एरिया कर्व लिया, फिर भी बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ गया, देखो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ गया हमारे पास। चलो गोपाल बात करेंगे, शांति, आगे बढ़ते। एक और ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां बिना इंटीग्रेशन की आंसर आ जाएगा, एक और ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, और फिर से एक्स वाई जेड एक्सिस में मैंने क्यूब दिखा दिया, फिर से एक क्यूब बना रहा हूं यहाँ पे, साइड लेंथ ए का, साइड लेंथ ए है, नाम हम दे लेना एबीसीडी एफ जी, है ना।
और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में वो मैंने दे दिया आपको 4x i कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी 4x i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इज वेरिएबल, इट इज अलोंग x एक्सिस बट इट इज वेरिएबल 4x i कैप दे दी, ठीक है। चलो इस सिलेंडर के सब सरफेसेस से फ्लक्स निकालो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एवरी सरफेस ऑफ दिस क्यूब, क्यूब के हर सरफेस से फ्लक्स निकालना है, करो। फाइंड फ्लक्स थ्रू एवरी सरफेस ऑफ दिस क्यूब। क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। आई हैव अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, उसके हर फेस से फ्लक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में 4x i कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इज वेरिएबल। वाह, मेरे पास जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिद्धेश वेरी गुड, सभी बच्चों का सही दिख रहा है अभी तक तो, कुछ चेक करो वापस से। वेरी गुड सोहम, राउद्दीन बिल्कुल सही, शांतनु बिल्कुल सही। चलो अभी तक सबका ही सही आया मेरे पास जवाब, बहुत बढ़िया, एवरीवन इज गिविंग राइट आंसर। चलो तो आप सभी सही दे रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है करना क्या है ना। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन हम जिस फेज से फ्लक्स निकालेंगे, जिस सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा फेस है, इसको देखें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ बदल रही है, पर हमारा जो फ्रंट फेस होगा यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाएगा। इसके अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखेंगे तो ए आएगी, इस पूरे फेस पे एक्स कांस्टेंट होगा। अब प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है एक्स कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ अगर ए है तो ए डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी हमको इस पॉइंट पे, इट शुड बी 4a i कैप, और इस प्लेन का प्लेन एरिया है a स्क्वायर i कैप, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो तो यहाँ से जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4a क्यूब। फिर सबसे पीछे वाले जो प्लेन है वहां पर x 0 है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, x 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फ्लक्स 0 हो गया, सबसे पीछे वाले फेस से फ्लक्स 0 हो गया। और बाकी सरफेस से तो फ्लक्स 0 होते ही था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आई कैप में है, बाकी सबका एरिया वेक्टर इससे नॉर्मल होगा। जैसे टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर आएगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ऑल्दो वेरिएबल है पर उसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर, तो बाकी सबसे तो फ्लक्स 0 था ही, दो सरफेस से फ्लक्स आता था, इस सिचुएशन में अपन ने देखा था। इसमें आगे वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो इसलिए फ्लक्स ये आ गया, और पीछे वाली पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गई क्योंकि x 0 है, तो फ्लक्स 0 हो गया वहां पे। तो करेक्ट आंसर शुड बी ओनली 4a क्यूब। आ रहा है समझ में क्वेश्चन ये? चलो ऑल्दो मैंने क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दी, लेकिन फिर भी अब तो आसानी से कर पाए क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। तो कई बार क्वेश्चन इतना आसान होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी आसानी से कर सकते हैं, तो थोड़ा देखो समझो क्वेश्चन को क्या दिया है तो बहुत इजी हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते, एक सिचुएशन और आसान होती है। आसान सिचुएशन की बात करें तो एक और सिचुएशन है जो बहुत इजी होती है, फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कर्व्ड एरिया, ये भी बहुत आसान होता है। मेरे पास कोई कर्व एरिया है, उसका मुझे फ्लक्स निकालना है, उससे फ्लक्स निकालना है फ्रॉम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बहुत आसान होता है। तो आसान सिचुएशन में एक ये बची है, उसके बाद फिर सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस अपन देखेंगे। अब क्योंकि अपना टाइम हो गया है तो अपन आज यहाँ रुकते, ठीक है। चलो तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा बेसिक बेसिक करा है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर गॉस लॉ पे आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब चीजें होगी। चलो, और रिवीजन क्लास में क्या होगा, मेरे पास डाउट आ रहा है, तो रिवीजन क्लास में हमारा एनएलएम वगैरह का कुछ क्वेश्चंस वगैरह के थ्रू रिवीजन करेंगे अपन, और आपके जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ बोलिए। ये मेरी
स्क्रीन पे ब्लर दिख रहा है तो सबसे ऊपर 2x दिखा है या 4x? यहाँ 4x लिखा था, 4x। ओके। ठीक है, चलो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।